प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सक्षम स्मार्ट स्कूल। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ज्यादा क्लासेस नहीं दे पाई थी। 40-45 मिनट का ही क्लास हो पाया था। जो भी बच्चे हमारी पिछली वाली वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा कि भाई मुझे थोड़ा सा सर्दी खांसी या फिर बुखार हो गया था, तो जिसकी वजह से उतना अच्छा क्लास नहीं जा पाया था। फिर भी बढ़िया था, आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को उस वीडियो में कोई डाउट हो, उस क्लास में कोई डाउट हो, आप कमेंट में कर देना, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट डे उसको यहाँ पर ला करके आपको समझा देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले बेटा, जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बीज का निर्माण कैसे होता है, बीज प्रसुप्ति क्या होती है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा बहुभ्रूणता एवं असंघ जनन क्या होता है, असंघ जनन के प्रकार क्या होते हैं। साथ ही साथ इसके पहली वाली हेडिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा बैगिंग क्या होता है ना, विपुंसन क्या होता है, बैगिंग क्या होता है, और असंघ जनन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, बहुभ्रूणता क्या होती है। ये सारी चीज पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लेक्चर को यहीं पर खत्म कर देंगे, क्योंकि आप सभी को ये चीजें पता होनी चाहिए बच्चा कि ये चैप्टर का हमारा ये आज वाला जो लेक्चर है ये एकदम लास्ट लेक्चर है। इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद और कोई भी लेक्चर नहीं होगा। और कल यानी कल कौन सी तारीख है, 25 तारीख है ना, कल 25 तारीख को हम क्या करेंगे, आप लोगों का लाइव टेस्ट लेंगे। लाइव टेस्ट का मतलब ये आपका कौन सा टेस्ट होगा, ये आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रहता है बेटा ना, यानी ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चंस रहता है उसको कि बहुविकल्पी प्रश्न, तो बहुविकल्पी प्रश्न का हम क्या लेंगे, लाइव टेस्ट लेंगे। आप लोग लाइव क्लास में आकर के उस क्वेश्चंस को हल करेंगे। आपको इससे पता चलेगा कि मैम ने जो जो चीजें पढ़ाई है वो चीजें हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो चीजें आपकी छूटी हुई होंगी कल उस क्लास में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों अब हम अपने लेक्चर की तरफ, अपने हेडिंग की तरफ कि आज हमें कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है ना, तो उसके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देखने के लिए यहाँ पर चल रहे हैं। तो तैयार हो जाओ सभी लोग, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तैयार हो? ठीक है, चलो चलो अब हम लोग चले, कहाँ चले, पढ़ने चले हैं। ठीक है, तो हमारी पहली सबसे पहली वाली जो हेडिंग है बच्चा वह कौन सी है, विपुंसन। कौन सी हेडिंग है हमारी सबसे पहली वाली, विपुंसन। आखिर ये विपुंसन होता क्या है मैम, ये विपुंसन किसे कहते हैं, ये तो हमें समझा दो, ये तो मुझे आता ही नहीं है। हमने तो सारी चीजें पढ़ ली बट विपुंसन तो हमें ना पता है। तो विपुंसन का मतलब होता है बेटा, जैसे अभी तो आपने ये देखा कि नर और मादा भाग मिल करके दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, तो फिर युग्मनज का निर्माण होगा, फिर भ्रूण बनेगा, भ्रूण से कैसे बीज बनेगा ना, बीज के अंदर ही भ्रूण बनता है, भ्रूण से कैसे कैसे क्या चीजें बनेंगी, ये चीजें आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझ गए हैं। कैसे फल बनेगा, बीज कैसे बनेगा, इन सब का निर्माण आपने देख लिया। पर एक नाम होता है जो बेटा आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में, विपुंसन। विपुंसन का मतलब होता है बेटा, जैसे आपने संकर क्या पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था ना कि हम लोग क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं। संकरण का मतलब होता है जैसे कोई पौधा हो, ऐसे ये कोई पौधा हो और एक इधर पौधा हो जाए, ये इधर पौधा हो जाए, यानी जब दो पौधे हो बेटा ना, जब क्या हो, दो पौधे हो और दो पौधों में हम क्या करवाते हैं, कृत्रिम रूप से परागण करवाते हैं। क्या करवाते हैं बच्चा, कृत्रिम रूप से परागण। कृत्रिम परागण का मतलब होता है जब हम लोग परागण करवाए, यानी नेचुरल तरीके से उसमें परागण ना हो। जब मानव क्या करता है, दोनों को मिलाता है, नर और मादा पार्ट को मिलाता है, फर्टिलाइजेशन करवाता है, तो उसको कृत्रिम परागण के नाम से जाना जाता है। बात समझ में ना, इसको हम कृत्रिम संकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा,
कृत्रिम संकरण भी कहते हैं आपके बायोलॉजी के भाषा में। जब कोई दो पौधा हो, दो पुष्प हो और हम लोग इसका परागकण निकाल करके इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा करके गिराते हैं, जा करके मिलाते हैं, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चा? कृत्रिम संकरण का नाम दे देते हैं। कृत्रिम संकरण या परागण का नाम दे देते हैं। बात समझ में आई ना? तो ये चीजें हमने पढ़ी थी कि अच्छा भाई, कृत्रिम संकरण के माध्यम से भी हमारे यहाँ पुष्पों में फर्टिलाइजेशन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होगा, ये सारी चीजें होंगी ना। अभी तो हमने केवल देखा था कि नेचुरल तरीके से हो रही थी, कीटों के माध्यम से हो रही थी, हवा के माध्यम से हो रही थी, जल के माध्यम से हो रही थी परागण। बट अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग खुद से भी पुष्पों में परागण करवा सकते हैं। हम लोग खुद से भी पुष्प को मतलब पुष्प के दोनों भाग को आपस में मिला सकते हैं। अब वह कैसे मिला सकते हैं बेटा, ये आपने देख ही लिया है, ठीक है। अब देखो, कभी कभी बच्चों के मन में ये डाउट हो जाता है कि मैम, हो सकता है कि आपके परागण करवाने से पहले ही उसमें परागण हो जाए। जैसे कभी कभी कुछ बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि मैम, मान लो कि ये द्विलिंगी पुष्प है ना, ये द्विलिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प है? कुछ बच्चे का डाउट रहता है, मैम मान लो ये द्विलिंगी पुष्प है, ये हो गया वर्तिकाग्र और ये हो गया उसका पुंकेसर। अब मान लो आपके परागण करवाने से पहले ही ये दोनों लोग आपस में फर्टिलाइजेशन परागण कर लिए, तब क्या होगा? ये जब दोनों लोग आपस में परागण कर लेंगे बेटा, तब क्या होगा? लेकिन ना, ऐसा तो ना होने वाला है। जब ऐसा हो गया तो फिर मतलब क्या रहेगा कृत्रिम संकरण करवाने का, कृत्रिम परागण करवाने का? यहां पर देखो भाई, ऐसा हो जाएगा। यहां पर देख लो क्या हो जाएगा। यहां पर बेटा ना, यहां पर ये जो परागकण है, यानी जिसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, ये जो पुंकेसर है बेटा, जब ये परिपक्व होगा, जब ये मेच्योर होगा, परिपक्व होगा, तभी तो इस वर्तिकाग्र पर जाएगा ना, तभी तो इस वर्तिकाग्र पर जाएगा। तो हम काहे इसको परिपक्व होने दे, हम काहे इसको मेच्योर होने दे। अब जैसे मान लो, जब लड़के और लड़कियां मेच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, तभी तो वह क्या करते हैं, लड़की लेकर के भागते हैं ना। भाई इसको गलत वे में मत लेना, इसको समझाने के तरीके से हम कह रहे हैं। जब लड़के लड़कियां बड़े होते हैं, तभी तो फिर उनका रिलेशन कहीं पर होता है, कहीं पर वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे बनाते हैं। तो वैसे ही सेम दैट बेटा, जब यहाँ पर ये परिपक्व होगा, तभी तो वर्तिकाग्र पर गिरेगा, तभी तो ये जाएगा मादा भाग से मिलने कि चलो भाई हम आ रहे हैं तुमसे मिलने। जब इसको हम परिपक्व ही ना होने दे बेटा, जब इसको हम बड़ा ही ना होने दे, उसके पहले ही इसको कैंची लेकर के काट दे। जैसे जब लड़के और लड़कियों के सिर पर पंख जामता है, जिसको लोग गांव की भाषा में कहते हैं, अच्छा भैया अब इसके सिर पर पंख जाम गया है, अब ये उड़ेगा, तो उड़ने से पहले ही पंख काट दो। तो ऐसे ही यहाँ पर पुंकेसर को परिपक्व होने से पहले ही काट दो, तो फिर परागण होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? जब पुंकेसर बेटा परिपक्व हुआ है या फिर परिपक्व नहीं हुआ है, उसके पहले ही आप क्या करो, पुंकेसर को कैंची से काट दो। तो वह क्या करेगा, वह उस वर्तिकाग्र पर गिरेगा ही नहीं। और जब उस वर्तिकाग्र पर नहीं गिरेगा बेटा, तब हम अपने मन पसंदीदा परागकण को ला करके इस वर्तिकाग्र पर गिरा सकते हैं। ऐसे हम क्या करवा सकते हैं, ऐसे हम कृत्रिम परागण करवा सकते हैं बच्चा, ऐसे हम कृत्रिम संकरण करवा सकते हैं। बात समझ में आई ना? हाँ, जिन बच्चों के मन में ये डाउट रहेगा मैम आपसे आपके परागण करवाने से पहले ही उसमें हो जाएगा, तो उन बच्चों को बता रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, इस पुंकेसर को हम क्या करेंगे, काट देंगे कैंची से, ताकि उसका परागण इस वर्तिकाग्र पर ना गिर पाए, उसका परागकण इस वर्तिकाग्र पर ना गिर पाए। जब काट देंगे तो क्या करेंगे, हम दूसरा परागकण, यानी हम जिसको चाहते हैं उस परागकण को ला करके इसके वर्तिकाग्र पर गिरा करके हम क्या करवा देंगे, परागण करवा देंगे। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कृत्रिम परागण क्या होता है, कृत्रिम संकरण क्या होता है, जो पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर हेडिंग था विपुंसन। विपुंसन को समझाने के लिए हम इतना क्रियाक्रम किए या फिर इतनी कहानी, रची हुई कहानी आपको बताए हैं ना। तो विपुंसन को आप लोग ध्यान से सुनो बच्चों कि विपुंसन क्या होता है।
विपुंसन क्या होता है बच्चा, ये आप लोग सुनो। जैसे हमने अभी बताया कि हम क्या करेंगे, पुंकेसर, जब कोई द्विलिंगी पुष्प रहेगा ना, जब कोई यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, द्विलिंगी पुष्प बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, और ये हम क्या करा लेते हैं, पुंकेसर बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया बच्चा, द्विलिंगी, क्या हो गया, द्विलिंगी पुष्प हो गया। ये हमारा द्विलिंगी पुष्प है। अब क्या करेंगे हम इसको, ये चाहेगा तो भाई इसका परागकण यहाँ पर आके गिर जाएगा वर्तिकाग्र पर, तो हम इसको परिपक्व होने से पहले ही क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कैंची से काट देंगे। ऐसे क्या करेंगे बेटा, ऐसे काट देंगे। जब इसको इसको हम ऐसे काट देंगे बच्चा, तो ये चाह करके भी, जब इसके पास परागकण रहेगा ही नहीं, तो यह चाह करके भी क्या करेगा, वर्तिकाग्र पर गिरेगा ही नहीं। इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, विपुंसन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, विपुंसन के नाम से जानते हैं। यानी सीधी सीधी भाषा में बस आप ये समझ लो, किसी पुष्प के ना पुंकेसर को परिपक्व होने से पहले ही, यानी उसकी कली अवस्था में ही, उसकी कली अवस्था में ही जब उसको हम कैंची से काट देते हैं, या फिर उसको हम हटा देते हैं, तोड़ देंगे या फिर काट देंगे, तो क्या इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विपुंसन कहते हैं। बात समझ में आई ना। चलो अब इसके डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा। इसके डिफिनेशन को, क्योंकि भाई आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में लिखना चाहिए कुछ ना कुछ, तो भाई लिखे बिना तो कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए लिखना तो पड़ेगा आप लोगों को। चलो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बेटा, जब किसी पुष्प जब किसी पुष्प में जब किसी पुष्प के कली अवस्था में ही, ए भाई, कली अवस्था में ही, जब किसी पुष्प के कली अवस्था में ही उसके पुंकेसर को कैंची से, कैंची या किसी माध्यम से, कैंची या किसी माध्यम से काट दिया जाता है, काट दिया जाए, ताकि 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 पुष्प को अनचाहे परागकण से बचाया जाए, उसे विपुंसन कहते हैं। उसे विपुंसन बात समझ में आई ना। तो जो भी बच्चे लिखना चाहे आप ऐसे लिख सकते हो बेटा ना, कि जब हम क्या करें, किसी पुष्प के कली अवस्था में ही उसके पुंकेसर को कैंची या किसी माध्यम से काट देते हैं, ताकि हम उस पुष्प के अनचाहे परागकण को, उस पुष्प को अनचाहे परागकण से बचा सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, विपुंसन कहेंगे। क्योंकि हम तो अपने मन से परागण करवाना चाहते हैं, हम अपने मन से दूसरे परागकण को लाना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसी व्यवस्था अपनाते हैं बेटा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विपुंसन कहते हैं। आप क्या करो, आप इसको लिख सकते हो।
जल्दी से स्क्रीनशॉट या आप इसको लिख सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगली हेडिंग हमारी है बैगिंग। बैंकिंग व्यवस्था क्या होती है, इस चीज को अब हम लोग समझेंगे। जैसे आपने यहाँ पर ये चीजें देखी है बेटा, सेम इसका थोड़ा सा उल्टा वहां पर चीजें हो जाती है, बाकी सारी चीजें सेम ही सेम है, ठीक है। तो चले आगे हम लोग आगे चल देते हैं भाई। आगे कौन सी हेडिंग है हमारी, बैगिंग। आगे कौन सी हेडिंग है, बैंकिंग। आखिर ये बैंकिंग हेडिंग क्या है बेटा, ये बैंकिंग क्या होता है, ये चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब इस कहानी को भी ध्यान से सुनना आप लोग, इस कहानी को भी जो मैम आप लोगों को समझा रही हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनना कि बैगिंग का क्या मतलब होता है। बैगिंग का मतलब होता है, जैसे बेटा आपने विपुंसन में देखा कि हम लोग पुष्प के पुंकेसर को काट रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, पुष्प के पुंकेसर को काट रहे थे। यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो वर्तिकाग्र है, जो मादा वाला अंग है, उसको हम लोग पॉलीथीन ना, पॉलीथीन या फिर किसी पेपर से हम लोग क्या करेंगे, उसको ढक देंगे। पॉलीथीन या किसी पेपर से उसको हम लोग ढक देंगे, ताकि अनचाहा परागकण उस पर आकर के गिरे ना, हम लोग अपने मन से परागकण उस पर डालें। बात समझ में आया। इसको हम लोग बैगिंग व्यवस्था के नाम से जानते हैं, बैगिंग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया। हाँ, तो चलो फटाफट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा। जब किसी पुष्प के जब किसी पुष्प के कली अवस्था में ही कली अवस्था में ही जब किसी पुष्प के कली अवस्था में ही उसके वर्तिकाग्र को वर्तिकाग्र को वर्तिकाग्र को पॉलीथीन या पॉलीथीन या बटर पेपर से ढक दिया जाए, ढक दिया जाए, ताकि उसे अवांछित अवांछित परागण से अवांछित परागण से बचाया जाए। बैगिंग प्रक्रिया कहलाती है। बात समझ में आई ना। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी। बेटा अभी जैसे आपने विपुंसन में देखा है कि जब कोई द्विलिंगी पुष्प रहेगा तो उसका उसका जो पुंकेसर है उसी के वर्तिकाग्र पर गिर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पुंकेसर को कली अवस्था में ही, जब वह बच्चा है यानी जब वह बड़ा नहीं हुआ है, जब वह परिपक्व नहीं हुआ है, तभी उसको हम लोग काट देंगे कैंची से। तो केवल क्या बचेगा, केवल वर्तिकाग्र बचेगा, जिस पर हम लोग अपने मन पसंदीदा परागकण ला करके गिरा सकते हैं और हम लोग परागण करवा सकते हैं, ठीक है। तो विपुंसन में हमने क्या किया था बेटा, पुंकेसर को हटाया था, पुंकेसर को काटा था। बट बैगिंग व्यवस्था में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्तिकाग्र को ही हम लोग बटर पेपर या फिर किसी पॉलीथीन से हम लोग कवर कर देंगे, ढक देंगे। जैसे मान लो ये हो गया ना, ये हमारा वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, कोई बटर पेपर लगा देंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉलीथीन से इसको ढक देंगे। जब बेटा हम लोग पॉलीथीन या बटर पेपर से इसको ढक देंगे तो परागकण लाखों इस पर गिरे,
उससे हमसे क्या लेना देना है, चाहे कुछ भी आकर के इस पर गिरे, बट ये वर्तिकाग्र अंदर तो सेव है ना, ये अंदर तो बचा हुआ है, इस पर कोई भी परागकण आकर के ऊपर गिरेगा, अंदर तो जाएगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं बच्चा, इसको हम लोग बैगिंग व्यवस्था कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बैगिंग व्यवस्था कहते हैं। जब हम लोग वर्तिकाग्र को बचाते हैं, ढकते हैं, तो बैगिंग व्यवस्था होगा, और जब हम लोग पुंकेसर को ही रास्ते से हटा देते हैं, तब उसको हम लोग विपुंसन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आया तो एक चीज और सुन लो कि ये प्रक्रिया क्यों करते हैं हम लोग। ये प्रक्रिया इसीलिए करते हैं बेटा, ताकि अनचाहे परागकण वर्तिकाग्र पर आकर के ना गिरे। हम लोग अपना मन पसंदीदा परागकण गिराएंगे, और हम लोग अपना मन पसंदीदा परागकण इसीलिए गिराते हैं, इसीलिए कृत्रिम संकरण करवाते हैं बेटा, ताकि उसकी संतति बदले, उसकी जाति बदले, उसकी प्रजाति बदले। ठीक है, हाँ चलो ये चीजें समझ में आ गई हैं। अगर आप लोगों को ये चीजें लिखनी हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, तो आप लोग यहाँ पर फटाक से ले लो। हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ लेते हैं बेटा। हमारी नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है, हमारी अगली नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है बेटा असंग जनन। ये असंग जनन क्या होता है, मैम इसको समझा दो। असंग जनन तो हमने शुरुआत में ही बताया था बेटा। असंग जनन का मतलब होता है बच्चा, जब बिना निषेचन के ही, जब किसी पुष्प में बिना निषेचन के ही बीज और भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसको असंग जनन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभी जैसे इसके पहले आपने जितने भी पुष्प पढ़े हैं, जितने भी प्रकार पढ़े, सब में आपने पढ़ा कि उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन हो रहा है, परागण हो रहा है, नर और मादा युग्मक मिल रहे हैं आपस में। बट यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, बहुत सारे पुष्प ऐसे भी है, नेचर ने, प्रकृति ने उनको ऐसा भी बनाया है कि भाई तुम मान लो अकेले हो, कहीं अकेले कोई पौधा है एक लिंगी है, कोई पुष्प एक लिंगी है, भाई उसके पास अगर कहीं से परागकण ना आ पाया तो क्या करेगा, तो उसके अंदर नेचर ने ऐसा बना दिया है बेटा कि अगर तुमसे कोई निषेचन करने नहीं आ रहा है, तुम्हारा परागण नहीं हो रहा है, फिर भी तुम क्या करो, अपने आप से ही बीज और फल का निर्माण कर सकते हो। बात समझ में आई ना? तो वही एक प्रकार का, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, असंग जनन कहते हैं। जब किसी पुष्प में ना, यहाँ पर आप लिख लो, जब किसी पुष्प में, जब किसी पुष्प में बिना निषेचन के ही, जब किसी पुष्प में बिना निषेचन के ही बीज या भ्रूण का, बीज या भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे असंग जनन कहते हैं। असंग जनन कहते हैं। बात समझ में आई ना? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, असंग जनन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख लो, इसका कुछ उदाहरण भी होता है बेटा, इसका कुछ उदाहरण भी होता है। जैसे उदाहरण में एक आपका आ जाएगा स्ट्रेसिया, स्ट्रेसिया और घास। ये बेटा स्ट्रेसिया एक प्रकार का होता है, पादप होता है, और ये घास, कुछ घासे, कुछ भाई शांत रहो थोड़ा सा, कुछ घासें ऐसी होती है बेटा बेटा और स्ट्रेसिया एक ऐसा पादप होता है जिसमें क्या होता है, असंग जनन होता है, यानी बिना निषेचन के ही इसमें बीज और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आई ना? ये आपके एनसीईआरटी में दिए गए 2 एग्जाम्पल है, इसको आपने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग, ये तो आपने समझ लिया कि मैम ठीक है असंग जनन आपने बता दिया। अब बेटा असंग जनन के प्रकार भी होते हैं, जो आपके बुक में दिया नहीं है, आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया है, बट आपको इस चीज को जानना है। ठीक है,
असंग जनन के प्रकार भी होते हैं। अब असंग जनन के कितने प्रकार होते हैं बच्चा, ये आप जान लो। ठीक है, आपने ये देखा कि भाई इसमें निषेचन नहीं होगा, इसमें ऐसे ही बीज बन जाएगा, ऐसे ही भ्रूण बन जाएगा। तो भाई जो असंग जनन के प्रकार होंगे वो भी तो पादप ही ऐसे होंगे ना, वो भी तो ऐसे ही होंगे जिसमें निषेचन ना हो। अब कैसे उसमें भ्रूण का निर्माण होता है, कैसे बीज का निर्माण होता है, ये हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चा असंग जनन के प्रकार। असंग जनन के प्रकार में हमने देखा कि यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा, आवर्ती असंग जनन होता है। दूसरा हमारा होता है बेटा अनावर्ती असंग जनन होता है। तीसरा होता है अपस्थानिक बीजांडकाय। ये तीनों चीजों को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले यहाँ पर कि तीनों चीजें क्या होती हैं, क्या किसमें कौन सी चीजें पाई जाती हैं, किसमें क्या चीजें नहीं पाई जाती हैं। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर अभी हमने असंग जनन के 3 प्रकार देख रखे हैं कि असंग जनन कौन कौन से होते हैं। एक आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है और एक अपस्थानिक होता है। ठीक है, अब इसको डिटेल से देखें, तैयार है आप लोग ना। चलो यहाँ पर हम लोग इसको डिटेल से देख लेते हैं। पहला यहाँ पर हमारा हो गया बेटा आवर्ती असंग जनन। ये आवर्ती असंग जनन क्या होता है इसको आप लोग देखो ना। आवर्ती असंग जनन वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के बिना बीज का निर्माण बार बार होता है। आवर्ती असंग जनन बेटा निषेचन की वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही ना, जिसमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण बार बार होता है और बनने वाला भ्रूण सामान्यतः ना मातृ पौधे के समान ही होता है। मातृ पौधे का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे अगर बच्चा माँ के जैसा हो तो उसको कहते हैं एकदम अपने माँ पे गया है, माँ पे गई है ना। वैसे भी इसमें आवर्ती जो असंग जनन होगा बेटा, इसमें जो बीज बनेगा, जो पादप बनेगा, जो बीज बनेगा वह सेम टू सेम अपने माँ के प्रकार का होगा। अगर उसकी माँ अगुणित है तो वह भी अगुणित होगा, उसकी माँ द्विगुणित है तो वह भी द्विगुणित होगा। बात समझ में आई ना। तो इसमें आपने देखा कि इसमें क्या होगा कि बिना निषेचन के ही बीज बनेगा ना, बिना निषेचन के ही बीज बनेगा और बनने वाला भ्रूण जो होगा, बीज जो होगा वह अपने माँ के समान होगा, अपनी मातृ के समान होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने देख लिया सिट्रस यानी नींबू हो जाएगा और मैंगो हो जाएगा और घास की कुछ प्रजातियां होती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि घास की भी कुछ प्रजाति होती है। आपने असंग जनन में ही देखा है कि कुछ घासें ऐसी होती हैं जिसमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। तो भाई यहाँ पर भी तो वही चीजें मिलेंगी ना, यहाँ पर भी तो बिना निषेचन के ही हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बिना निषेचन के ही बीज या भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो भाई इसमें भी तो घास मिलना पॉसिबल ही है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनावर्ती असंग जनन क्या होता है। अनावर्ती असंग जनन क्या होता है, जब अगुणित, वहां यहाँ पर तो अगुणित, वहां पर द्विगुणित होगा बेटा, वहां पर द्विगुणित कोशिका की बात की जा रही थी, यहाँ पर अगुणित कोशिका की बात की जा रही है। जब अगुणित अंड कोशिका, अब आपको ये नहीं पूछना है मैम कि द्विगुणित और अगुणित क्या होता है। जिन बच्चे को ये नहीं पता कि द्विगुणित और अगुणित क्या होता है, वो या तो पिछली वीडियोस देख ले या तो अभी के लिए बस इतना जान ले कि द्विगुणित का मतलब होता है 2n कोशिका और अगुणित का मतलब जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा n कोशिकाएं बनती हैं। बात समझ में आई ना। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे बेटा, जब अगुणित अंड कोशिका बिना निषेचन के, जब कोई अगुणित अंड कोशिका का मतलब आपको पता है, अंड कोशिका ये आपने देखा था ऐसे, यहाँ पर प्रतिव्या शांत कोशिकाएं थी 3 ठो, यहाँ पर ऐसे क्या था 2 सहायक कोशिका थी और एक बड़ी सी क्या थी, अंड कोशिका। ये बड़ी सी क्या थी बच्चा, ये अंड कोशिका थी, यहाँ पर बड़ी सी उसी की बात हो रही है ना। जब अगुणित अंड कोशिका, और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अंड कोशिका आपकी कैसी होगी, हेप्लॉइड होगी, यानी अगुणित होगी ना। ये ना पूछना है कि मैम ये तो पढ़े ही नहीं थे। भाई मैम ने आपको पढ़ा दिया है कि ये जो नर युग्मक रहता है, ये जो नर युग्मक रहता है बेटा, ये भी हेप्लॉइड रहता है यानी अगुणित रहता है, और ये जो मादा युग्मक रहता है ये भी अगुणित रहता है। जब ये दोनों लोग आपस में मिलेंगे बच्चा, तभी तो यहाँ पर 2n बनेगा,
तभी तो यहाँ पर युग्मनज जो बनेगा वह 2n रहता है। युग्मनज जो बनेगा बच्चा, यहाँ पर जो युग्मनज बनेगा दोनों के मिलने से, तभी तो यह 2n रहेगा, n मिलेगा तभी तो 2n रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो ये जो अंडकोश का आपकी है यह अगुणित ही है। यहाँ जो हम समझा रहे हैं आपको कि जब अगुणित अंडकोश का बिना निषेचन के, निषेचन ना होगा इसमें, यहाँ मैम ने जो बताया ये भाई आपको समझाने के लिए बताया है, इसमें निषेचन ना होगा, बिना निषेचन के सीधे भ्रूण में विकसित हो जाए। अब भाई जब इसके पास कोई ना आया, मान लो इसके पास कोई नहीं आया निषेचन के लिए, कोई परागकण नहीं आया, कोई युग्मक नर युग्मक नहीं आया, तो ये क्या करेगी बेटा, बिना निषेचन के ही ये क्या करेगी ना, भ्रूण में विकसित हो जाएगी। यही अंडकोश का जो आपकी है बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाएगी, तो इसे अनावर्ती असंग जनन के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहेंगे बच्चा, अनावर्ती असंग जनन के नाम से कहेंगे, जानेंगे। बात समझ में आई ना, ये चीजें समझ में आ गई? हाँ भाई शांत रहो आप लोग, ये बच्चे आप लोग बैठ करके इतना शोर काहे करते हो, नहीं सुन रही हूं मैं। चलो, तो ये चीजें समझ में आई आप लोगों को ना। देखो, जब भाई जो अंडकोश का आपकी है, यानी आपने भ्रूण कोश में यहाँ पर आपने देखा था कि ऊपर 3 प्रतिभा शांत कोशिकाएं थी, नीचे 2 सहायक कोशिकाएं थी, बीच में एक अंड कोशिका थी ना, जिसको हम लोग मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। और ये कैसी कोशिका थी बच्चा, अगुणित कोशिका थी। अब यही अगुणित कोशिका को जब कोई नर युग्मक मिलने नहीं आएगा बेटा, जब मान लो इसके पास कोई नर युग्मक नहीं आया, तो भगवान ने इसके पास भी एक शक्ति दे रखी है, नेचर ने भी इसको ऐसे बनाया है कि चलो अगर मान लो तुम इंतजार करते करते तुम्हारे पास कोई नर युग्मक न आए, तो तुम क्या करना, तुम अपने आप को ही विकसित करके, तुम खुद अपने आप को ही विकसित करके क्या करना, भ्रूण में परिवर्तित हो जाना। इसी को हम लोग क्या कह देंगे बेटा, अनावर्ती असंग जनन के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, अनावर्ती असंग जनन के नाम से जानेंगे। बात समझ में आई ना? हाँ, इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे मक्का हो जाएगा। मक्का में कुछ परिस्थितियों में क्या होता है बेटा, अनावर्ती असंग जनन देखा जा सकता है। जब इसके अंड कोशिका को पता चलेगा कि भाई मेरे पास कोई नर युग्मक नहीं आएगा, मुझसे कोई मिलने नहीं आएगा, तब वह अपने आप को ही विकसित करके क्या करेगी, अपने आप को ही विकसित करके भ्रूण में परिवर्तित कर लेगी। ठीक है, आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई कि असंग जनन क्या होता है ना, और चीजें समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। ये चीजें आप लोग भाई इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग इतने समझदार मेरे बच्चे हैं, तो आप लोग तो समझ गए ही होंगे ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग चले हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है बेटा अपस्थानिक बीजांडकाय। मैम 2 चीजें तो बड़ी सरल थी, आपने 2 चीजों को तो बड़े ही सरल तरीके से समझाया, पर ये तीसरा वाला अपस्थानिक बीजांडकाय ये क्या हो जाएगा, अपस्थानिक बीजांडकाय। तो बेटा अपस्थानिक बीजांडकाय का मतलब आप इधर समझो, जब भ्रूण का विकास अंड कोशिका के बजाय, अभी तो हमने देखा कि जब भ्रूण का विकास अंड कोशिका खुद से कर लेगी तब उसको हमने अनावृत का असंग जनन कहा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही मामला चल रहा है, यहाँ पर तो मैटर कुछ अलग ही है। जब भ्रूण का विकास अंड कोशिका के बजाय बीजांड के किसी अन्य ऊतक जैसे न्यूसेल्स या इंटीगुमेंट की कोशिकाओं से होता है, तो इसे अपस्थानिक बीजांडकाय कहते हैं। अब देखो कहानी क्या है इसमें, ये समझो आप लोग। देखो भाई, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं बेटा आपका बीजांड बना रहे हैं। ये देखो हमारा भ्रूण कोश है, क्या है बेटा, ये हमारा भ्रूण कोश हो गया अब इसमें, और ये आप देख रहे हैं बाहर क्या है आपका अध्यावरण, अध्यावरण। अब देखो बेटा यह अपस्थानिक असंग जनन क्या कहना चाहता है, अपस्थानिक बीजांडकाय आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है बच्चा कि जब भ्रूण का विकास अंड कोशिका ना करे,
भ्रूण का विकास अंड कोशिका से हो ही ना, किसी अन्य कोशिका से हो, किसी अन्य ऊतक से हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक बीजांडकाय कहते हैं। तब वह कोशिका कहां से आएगी बच्चा, ये आपको समझना है। वह कोशिका कहां से आएगी, ये देखो भाई, यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं भ्रूण कोश में। अध्यावरण, ये जो आपका पार्ट है, यहाँ पर जो कोशिकाएं रहती है बेटा, बीजांडकाय में, जिसको हम लोग बीजांडकाय कहते हैं, भ्रूण कोश के बाहर बीजांडकाय रहता है ना, तो बीजांडकाय में जो कोशिकाएं रहती हैं बेटा, उससे जब किसी भ्रूण का निर्माण होता है, बीजांडकाय में जब किसी, बीजांडकाय से जब किसी भ्रूण का निर्माण होता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? अपस्थानिक बीजांडकाय के नाम से जानते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही आप समझ जाओ कि जब हम लोग क्या करते हैं, बीजांडकाय के किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो, तो उसको हम अपस्थानिक बीजांडकाय के नाम से जानते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? अपस्थानिक बीजांडकाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि इसमें अंड कोशिका भ्रूण का विकास नहीं कर रही है, इसमें कहीं और से भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो कहीं और से कहां से होगा? ये बीजांडकाय से ही होगा। कहां से होगा बच्चा? ये हमारे बीजांडकाय से होगा। ये बीजांडकाय आप सब डिटेल में पढ़ लिए हैं, यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम बीजांडकाय क्या होता है। जो बच्चे शुरू से वीडियोस नहीं देखे होंगे उन्हीं को डाउट होगा, बाकी सारे बच्चे पिछली वीडियोस जो देखे होंगे उनको डाउट नहीं होना चाहिए कि बीजांडकाय मैम कहाँ से बता रही है। बीजांडकाय का मतलब होता है ये जो भाई हमारे भ्रूणकोश के बाहर का जो आवरण है, यहाँ पर हमने बीजांडकाय देखा था। जब यहाँ से इस यहाँ की कोशिकाओं से भ्रूण बनेगा तो उसको अपस्थानिक भ्रूण को बीजांडकाय के नाम से हम जानेंगे। बात समझ में आई ना? अब इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा बेटा? नींबू आ जाएगा, संतरा आ जाएगा और आम आ जाएगा। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपने देख लिए। संतरा और आम का एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया गया है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है कि संतरा और आम का एग्जाम्पल हम इसके लिए ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाली यानी अपने चैप्टर के, अपना ये वाला जो चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का लास्ट वाला जो हेडिंग है बेटा, उसको उसको पढ़ने चल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने चल रहे हैं कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता के बारे में हम लोग आज जानने चल रहे हैं ना, जो आपके इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। इसके बाद आपको इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप पढ़ सकते हो भाई, एग्जाम के टाइम आप रिवीजन कर सकते हो। हम ऐसा नहीं करें कि आप रिवीजन न करो, मैम कह दी है नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ो आप लोग, लेकिन जैसे अब इसके बाद कोई हेडिंग नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग भाई अपनी लास्ट वाली हेडिंग पढ़ लेते हैं बेटा, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहुभ्रूणता हम लोग किसे कहेंगे बेटा, ये हम लोग यहाँ पर जान लेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बेटा कि इसकी खोज किसने की थी। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? इसकी खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। इसकी खोज किसने किया था बेटा? लीवेनहॉक ने। इसकी खोज लीवेनहॉक ने की थी। बात समझ में आई ना? ये चीजें आपको समझ में आया ना कि भाई बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको लीवेनहॉक के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अब देखो बहुभ्रूणता का मतलब क्या होगा बच्चा? बहुभ्रूणता हम लोग किसे कहेंगे? बहु का मतलब हो जाएगा बहुत, बहु का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। और भ्रूणता का मतलब हो जाएगा बच्चा भ्रूण। नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं? नाम से ही आपको अर्थ जानने का मतलब अर्थ जान पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, कि बहु का मतलब हो जाएगा बेटा बहुत, और भ्रूणता का मतलब भ्रूण। ऐसा बीज जिसमें बहुत सारे भ्रूण पाए जा रहे हो उसको हम लोग बहुभ्रूणता के नाम से जानेंगे। बात समझ में आई ना? ऐसा बीज बेटा जिसमें बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हो उसको हम लोग बहुभ्रूणता के नाम से जानेंगे। अब भाई जो बच्चे पढ़े हैं ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि मैम बीज के अंदर भ्रूण पाया जाएगा कि भ्रूण के अंदर बीज पाया जाएगा, वो एक बात सुन ले बच्चा कि बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है। हमने सबसे पहली क्लास में बताया था ना कि ये बीज हो गया बेटा,
चलो सीधे डायरेक्ट बना देते हैं। ये बीज हो गया और बीज के अंदर क्या पाया जाएगा आपका, भ्रूण पाया जाएगा। बात समझ में ना, ये हमने पहले आपको समझा रखा है कि बीज होता है, बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है, भ्रूण के अंदर बीज ना पाया जाता है। बात समझ में ना, सबसे ऊपर फल होगा, फिर उसके अंदर बीज होगा, बीज के अंदर क्या होगा, भ्रूण होगा। ये ऐसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा, ऐसा बीज जिनके अंदर बहुत सारे भ्रूण पाए जाए। आपने देखा होगा कि ऐसे बीज होते हैं जिनके अंदर एक भ्रूण पाया जाता है, दो भ्रूण पाया जाता है ना। तो ऐसा बीज जिनके अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाए उसको बहुभ्रूणता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको फटाक से लिख लो। यहाँ पर कुछ बच्चे दांत दिखा रहे हैं, भाई दांत ना दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ब्रश नहीं करके आए हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर प्रचार वगैरह ना करो आप लोग, यहाँ पर आप लोग मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। चलो बच्चा, यहाँ पर हम लोग इसका डिफिनेशन लिख देते हैं कि ऐसा बीज, ऐसा बीज जिसमें एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है, उसे बहुभ्रूणता के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई ना। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि ऐसा बीज जिसके अंदर बहुत सारे भ्रूण पाए जाए उसको बहुभ्रूणता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बेटा देखो, ये आपके चैप्टर का लास्ट हेडिंग था ना, ये आपके चैप्टर का लास्ट हेडिंग था। अब इस चैप्टर को हम लोगों को अलविदा कहना पड़ेगा, लेकिन अलविदा इतने जल्दी ना कहेंगे हम लोग। अभी तो इसका हम लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, बहुविकल्पी प्रश्न भी हम लोगों को देखना है। तो कल सभी बच्चे क्या करेंगे, तैयार हो जाएंगे। कल हम लेने वाले हैं इसका लाइव क्लास। कल सभी बच्चे शाम को तैयार हो जाएंगे। शाम को तैयार हो जाने के बाद क्या करेंगे, वह इसके बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे कि कौन सा हमें आ रहा है, कितना हमें आ रहा है, अपने आप को जांचने का प्रयास करेंगे। तो हम तैयार होने के लिए ऐसे नहीं कर रहे हैं, ए भाई शांत रहो आप लोग। हम तैयार होने के लिए ऐसे नहीं कर रहे हैं बेटा कि आप लोग क्रीम पाउडर लगा के तैयार हो जाना है, बाल झाड़ लेना है, ऐसे कर लेना, वैसे ऐसे तैयार होने के लिए ना कह रहे हैं। हम ऐसे तैयार होने के लिए कह रहे हैं बेटा कि आप लोग इस चैप्टर को रिवीजन करके, इस चैप्टर को रिवाइज करके आप लोग क्या करिएगा, इस चैप्टर को पूरा तैयार करके, याद करके आप लोग कल की क्लास में आइएगा, कल के लाइव क्लास में आइएगा, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ मैम ने जो पढ़ाया हमने उसको पढ़ा, हम लोगों में भी कुछ है, हमने भी कुछ पढ़ा है, ऐसा आपको लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। बात समझ में आई ना। तो आज हम इस क्लास को समाप्त करते हैं बेटा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहो, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप लोग क्या करो, चैप्टर को रिवीजन भी करते रहो ना। और कल हम मिलते हैं शाम को लाइव क्लास में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, यानी बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर के, ठीक है। तो कल इंतजार करिए आप सभी बच्चे, कल जल्दी से आए और मैम क्या करवाए, आप लोगों का लाइव टेस्ट ले, ठीक है। चलते हैं बेटा, बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखना।